हेलो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्सेट क्लियर करना चाहते हो ये एमसीक्यूज मिस मत करना। आज के 20 एमसीक्यूज आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। 90% स्टूडेंट ये एमसीक्यूज गलत करते हैं। तो देखिए, ये एमसीक्यू नॉर्सेट 2026 के बेसिस पे मैंने किया है। इसके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और नॉर्सेट 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अ प्रेग्नेंट client come to the office for her first prenatal examination at 10th week. She has been pregnant twice before, means this is third pregnancy. First delivery produced a viable baby girl at 39 weeks 3 years ago. The second pregnancy produced a viable baby boy at 36 weeks 2 years ago. Both children are living and well. Using the GTPAL system to record her obstetrical history, and nurse should record. See, GTPAL. Okay, so क्लाइंट जो है वो प्रेग्नेंट तीसरी बार हुई है, तो उसका क्या होगा? G3 होगा। पहले डिलीवरी टर्म 39 वीक्स था, तो टर्म में क्या आएगा? 1। देन दूसरा प्रीटर्म 36 वीक्स था, तो P में आएगा 1। कोई अबॉर्शन नहीं है, नो अबॉर्शन की हिस्ट्री, तो 0 आएगा। देन लिविंग चिल्ड्रन है 2, तो L होगा 2। 3 1 1 0 2 3 3 3। ओके, ऑप्शन 1 ऑप्शन सी तो 3 है जी में, बट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी टोटली रॉन्ग हो गए हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट जाएगा। इस पे देखिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन सी में क्या है? 3 1 1 0 2। Next question. A client is admitted to the hospital for the induction of labor owing to the gestation of 42 weeks confirmed by dates and ultrasound. When she is dilated 3 centimeter, she has a contractions of 70 seconds. She is receiving oxytocin. Okay. The nurse first intervention should be 2. एक लेडी है, क्लाइंट है, 42 वीक्स कंफर्म हो गए हैं, वो ऑक्सीटोसिन रिसीव कर रहे हैं, उसको कॉन्स्ट्रक्शन 70 सेकंड्स आ रहे हैं। देन 3 सेंटीमीटर डायलेशन भी है, तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेंगी? फर्स्ट, तो देखिए उसमें ऑप्शन है चेक FHR, नोटिफाई द अटेंडिंग फिजिशियन, टर्न ऑफ द IV ऑक्सीटोसिन और प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन फेज। तो देखिए, जो इंडक्शन होता है ना, उनमें जो इंडक्शन मेन 3 सेंटीमीटर डायलेशन पे 70 सेकेंड्स की कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल नहीं होती, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स। ओके, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स होना चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए? 60 सेकेंड जो है वो क्या होना चाहिए? मैक्स होना चाहिए। ओके, अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो पहले IV ऑक्सीटोसिन बंद करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? टर्न ऑफ द IV ऑक्सीटोसिन। ओके, और वरना क्या होगा? मदर और बेबी क्या होगा? रिस्क में हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन को हमें अगर 70 60 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस है 3 सेंटीमीटर डायलेशन पे, तो क्या होगा? IV को हमें बंद करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, which of the following step is not included in the surgical safety checklist? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन हमें क्या करता है? मिस इंटरप्रेट करने के लिए मिस इंटरप्रिटेशन होता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं? टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट। ओके, तो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में सिर्फ साइन इन होता है, साइन इन होता है इसमें, बट टाइम आउट और साइन आउट ये भी होते हैं। टाइम इन नाम का कोई स्टेप्स नहीं होता, तो टाइम इन नाम का जो स्टेप्स है वो इसमें होता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें पूछा क्या है? नॉट इंक्लूडेड, तो टाइम इन जो ये होता है, ये टाइम इन जो स्टेप्स होती है वो इंक्लूड होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट WHO 5 hand hygiene movement.
एक्सेप्ट पूछा है। देखिए क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, रीड करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स दिए होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट हो गया, नॉट हो गया, नो हो गया, तो उसको इसीलिए क्वेश्चन को क्या है ना 2 बार रीड करना होता है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, बिफोर डू एनी प्रोसीजर। तो देखिए WHO जो है ना, WHO 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन में कुछ 5 सही मोमेंट्स आते हैं, जिसमें आता है बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर प्रोसीजर, ओके, और आफ्टर के 3 है, जैसे कि आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट्स, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ओके। तो इसमें जो है ऑप्शन सी बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ऐसा कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर लिवर बायोप्सी, आफ्टर लिवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। पेशेंट की क्या हुई है? लिवर बायोप्सी हुई है, तो उसमें सुपाइन पोजीशन देना है, प्रोन पोजीशन, राइट लैटरल पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन। तो देखिए लिवर बायोप्सी के बाद पेशेंट को राइट लैटरल पोजीशन में पिलो या फिर किसी सैंड बैग के साथ रखना चाहिए, ताकि जो पंचर साइड है ना उस पे ब्लीडिंग ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट लैटरल पोजीशन इज ए राइट ऑप्शन, राइट लैटरल पोजीशन। ऑप्शन क्वेश्चन 6, what is the best position to keep a 12-year-old child after lumbar puncture to assess CSF? CSF चेक करना है, तो आफ्टर लंबर पंचर और 12-year-old चाइल्ड को कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन से सेमी फाउलर सो दैट द चाइल्ड कैन वॉच टीवी एंड बी एंटरटेन्ड, प्रोन पोजीशन फॉर सेवरल आवर्स सो एज टू प्रिवेंट अ हेडेक, on her right side to prevent leak of CSF, prone for 2 hours to prevent vomiting and aspiration. See, लंबर पंचर के साथ पोस्ट प्रोसीजर हेडेक रोकने के लिए, पोस्ट पोजिशन हेडेक होता है पोस्ट प्रोसीजर, ओके, उसको रोकने के लिए 12 साल के बच्चे को जो है ना वो प्रोन पोजीशन में 2 आवर्स तक रखना बेस्ट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोन पोजीशन, ओके। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, when teaching a mother of a 4-month-old with the diarrhea, this case is diarrhea case, about the importance of preventing dehydration, the nurse would inform the mother about the importance of feeding her child. क्या important tips वो है मदर को बताएगी? फ्रूट जूसेस, diluted carbonates drink, soya based lactose free formula, regular formulas mixed with electrolyte solution. सी बेबी जो है ना 4 month old का है हमारा जो क्लाइंट है वो, और उसको डायरिया है, इंपॉर्टेंट क्या हेल्थ टीचिंग देना है, जिससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होगा। तो इसमें क्या है? सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला ही हमें देना है। क्यों? 4 मंथ बेबी है को डायरिया में सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला देना है, सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो है वो स्टूल कम करता है और डायरिया जल्दी ठीक हो जाता है। फ्रूट जूस और कार्बोनेट ड्रिंक्स डायरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला ही बेबी को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, prior to administration of antibiotics there is need to sensitivity test. Understood? Which of the following antibiotics is not required sensitivity test? इसमें पूछा है कि एंटीबायोटिक्स देने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसमें सेंसिटिविटी टेस्ट किया नहीं जाता? ठीक है, तो मेट्रोनिडाजोल में सेंसिटिविटी टेस्ट की जरूरत नहीं होती। बाकी सभी एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि मेरोपिनम है, सेफोप्रावोजोल है, एमोक्सिसिलिन है, इन सभी में क्या होती है? सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। बट मेट्रोनिडाजोल जो है उसमें सेंसिटिविटी टेस्ट करते ही नहीं है।
तो मेन सेंसिटिविटी टेस्ट इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लाइंट विद अ सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर है सी लेवल पे, देन लेवल हैड जस्ट अराइव्ड इन द इमरजेंसी सी लेवल पे इंजर्ड हो रहे, स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है, इमरजेंसी रूम ईआर में आ गया है पेशेंट। द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी, उसका प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? स्टेबलाइज पेशेंट फॉर द सर्वाइकल स्पाइन, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, confirmation of spinal cord injury, normalization of the intravascular volume। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है C3 लेवल पे। ये केसेस में क्या होता है, मेनली सबसे पहले एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन करना जरूरी होता है। जस्ट जॉब मेथड से बेबी को जो भी पेशेंट है उसको क्या करना है, मूव करना है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन सर्वाइकल स्पाइन पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद अल्बुटेरोल, देन beclomethasone dipropionates to be administered with the inhalation 3 times a day at bedtime. Client teaching regarding the sequential order in which the drug should be administered includes glucocorticoids followed by the bronchodilator, followed by the glucocorticoids, alternate successive administrations according to the patient reference। तो देखिए इनहेलर का सही ऑर्डर, पहले ब्रोंकोडायलेटर मतलब अल्बुटेरॉल जो भी है वो दो, ताकि एयरवे जो है वो खुल जाए, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दो जो जिसको बेक्लोमेथाजोन है, बेटर एब्सॉर्ब हो जाता है उससे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रोंकोडायलेटर देना है फॉलोड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज द सही ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, a client with a diagnosis of C4 injury has been stabilized and is ready for discharge. Because this client is at risk for autonomic dysreflexia, he and his family should be instructed to assess for the report about dizziness and tachypnea, circumaural pallor and light headache and facial flushing, pallor and itching of the face and neck। तो देखिए पेशेंट जो है वो क्या है, C4 लेवल इंजुरी का पेशेंट है, स्टेबलाइज हुआ है पेशेंट। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या होता है, पेशेंट को हेडेक प्लस फेशियल फ्लशिंग स्टार्ट होता है, साथ में हाई बीपी और स्लो हार्ट रेट भी है। तो ये जो है फैमिली को क्या रिपोर्ट करना चाहिए, क्या रिपोर्ट करना चाहिए फैमिली को, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग हो सकता है, ये रिपोर्ट करना है, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यूबॉर्न विथ हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो देखिए इसमें पूछा है इंडिकेशन क्या होगी फोटोथेरेपी की, न्यूबॉर्न में हाइपरबिलिरुबिनेमिया हुआ है उस इसमें रीडिंग्स दी है कुछ, बिलिरुबिन लेवल अगर 12.5 है, 15 mg पर DL है, 20 mg पर, और बिलिरुबिन लेवल 22 mg पर DL है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टर्म न्यूबॉर्न में फोटोथेरेपी तब स्टार्ट करते हैं जब बिलिरुबिन जो है वो 15 mg पर DL हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मोर देन 15 और मोर देन 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अ 35 weeks pregnant client is undergoing a non-stress state NST हो रहा है। During the 20 minutes examination, the nurse notes 3 fetal movements accompanied by acceleration of the fetal heart rate, each 15 beats and lasting for 15 seconds. The nurse interprets this test to be, ये टेस्ट कैसी होगी, ठीक है। तो देखिए नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। एनएसटी रिएक्टिव है क्योंकि 20 मिनट्स में 3 क्या होंगे, फीटल मोमेंट्स होंगे, प्लस हर बार क्या हो रहा है,
15 बीट्स पर मिनट एक्सेलरेशन 15 सेकंड तक हुआ है, तो ये हेल्दी फीटस को इंडिकेट करता है। तो इसको इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिव बोलेंगे। ऑब्वियसली ये टेस्ट को कैसे होंगे, रिएक्टिव टेस्ट होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट शुड मॉनिटर इन द पेशेंट विथ cognitive heart failure receiving digoxin और फ्रूसोमाइड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, डिगोक्सिन प्लस फ्रूसोमाइड चल रहे कंजेस्टिव हार्ट फेलर पेशेंट में पोटेशियम लेवल सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर करना, क्योंकि हाइपोकैलेमिया हो सकता है उनमें। ठीक है, तो उसका इस केस में पोटेशियम लेवल क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर में पोटेशियम ही मॉनिटर सबसे ज्यादा करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग सीपीआर द रेस्क्यूअर्स शुड चेंज देयर पोजीशन, सीपीआर के दौरान रेस्क्यूअर शुड चेंज देयर पोजीशन व्हेन, every 3 minutes or after 2 cycle of CPR, every 2 minutes or 5 cycle of CPR, every 5 minutes or 2 cycles of CPR, every 1 minute or 2 cycles of CPR। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, एवरी 2 मिनट्स और 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर, क्योंकि सीपीआर करते वक्त रिस्क्यूअर हर 2 मिनट्स में या 5 साइकिल्स के बाद पोजीशन चेंज कर सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, the chest compression and ventilation ratio should maintain in neonatal resuscitation, 3:1 ratio of therapy compression and ventilation every 30 seconds, 1:1 ratio of 90 chest compression and ventilation every 90 seconds, 3:1 ratio 60 chest compression and ventilation every 20 seconds, 2:1 ratio 90 chest compression and ventilation every 45 seconds। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इसमें रेशियो बताना हमें। तो सही आंसर क्या होगा, नियोनेटल रिससिटेशन में रेशियो जो होता है 3:1 ही होता है, 3:1 रेशियो होता है, और 90 चेस्ट कंप्रेशन प्लस 30 वेंटिलेशन एवरी 30 सेकंड्स। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। देन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इन नियोनेट शुड गिव इन, इंट्रामस्कुलर मींस आईएम नियोनेट्स में कहा देते हैं, डॉर्सोग्लूटल मसल में, वास्टस लैटरिस मसल, ग्लूटेयस मैक्सिमम मसल्स, डेल्टर्स मसल। तो हमेशा याद रखना, नियोनेट्स में आईएम इंजेक्शन जो होता है वो वास्टस लैटरिस मसल्स में दिया जाता है, क्योंकि सबसे सेफ साइड मानी जाती है वास्टस लैटरिस मसल्स। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंज इन अडल्ट, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंज पूछी है अडल्ट्स में, 260 to 270 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 280 to 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 320 to 330, 300 to 310। तो देखिए अडल्ट में नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लेवल जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना है, हमेशा 280 to 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following clinical features would be seen in client with dengue hemorrhagic fever except पूछा है। ओके, डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कौन सा फीचर, क्लिनिकल फीचर देखना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोडेनोपैथी और फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस, तो हमें एक्सेप्शन नहीं पूछा है, ल्यूकोसाइटोसिस एक्सेप्शन है, यही हमारा राइट आंसर है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिम्फोएडेनोपैथी और फीवर तो कॉमन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ पेडियाट्रिक पेशेंट वुड रिसीव 500 ml DNS through burette infusion set in 5 hours, calculate the correct fluid drop per minute, 100 microdrops per minute, 100 microdrops per microdrops per minute, 80 macrodrops per minute, 80 microdrops per minute। तो इसका सही आंसर होगा, कैलकुलेशन देखना है हमें। ठीक है, कैलकुलेशन क्या कहता है, 500 ml है इंटू 60 माइक्रोड्रॉप से, तो 5 आवर्स इंटू 60 कितना होता है, 100 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट। तो ब्यूरेट से अगर दिया जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा,
सही आंसर होगा 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो कैलकुलेशंस है ना बहुत इजी है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन का एक पूरा क्लास लूंगी जिसमें जो बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे ही जो फ्लूइड का ड्रॉप फैक्टर बता दो, या फिर कितने क्वेश्चन ये रिक्वायर्ड डोज है, हमें जो अवेलेबल डोज इतना है, रिक्वायर्ड डोज हमें कितना चाहिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही कॉमन भी पूछे जाते हैं। एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर नॉर्सेट में मिलेगा। तो इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एकदम शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, और शॉर्ट वीडियो पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ भी जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।